आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। इससे पहले हमने जितने भी टेस्ट पढ़े, जिनमें जी टेस्ट था, टी टेस्ट था, एफ टेस्ट था, वो सारे हमने उस वक्त यूज़ किए जब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो कॉन्टिन्यूस था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो करता था। ठीक है, अब हमारे पास जो टेस्ट है इसमें हमारे पास जो कंडीशन है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो दोनों क्वालिटेटिव हैं, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर, क्वालिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ नहीं हैं। तो इस सूरत में हमने जो टेस्ट यूज़ करना है उसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। हमारे पास दो क्वालिटीज़ होंगी। हमने उन दोनों क्वालिटीज़ के दरमियान रिलेशन चेक करना है कि दोनों क्वालिटीज़ के दरमियान रिलेशन है या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की जगह पर हम वेरिएबल्स के नेम भी यूज़ कर सकते हैं। जिन वेरिएबल्स का हमने रिलेशन चेक करना है उन वेरिएबल्स का नेम यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, या इन जनरल हम ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। जो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। नल हाइपोथेसिस में नो एसोसिएशन आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एसोसिएशन आएगा। ठीक है, बिटवीन एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स की जगह पर आप वेरिएबल्स के नेम भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप 1% यूज करेंगे, 5% यूज करेंगे या 10% यूज करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगों को गिवन होगा और गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने फाइंड करना है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। अगर स्टेटमेंट के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने अल्फा 5% यूज करना है। ठीक है, आपने अल्फा 5% यूज करना है अगर आपको अल्फा गिवन नहीं है। इसके बाद है टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमारे पास जो फार्मूला है वो काई स्क्वायर है। ये हमारे पास काई स्क्वायर का सिंबल है, काई CHI इसका नाम है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ OI's माइनस EI's का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI's। ठीक है, OI से मुराद एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन होंगी, उनको हम OI's कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। माइनस EI से मुराद एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हम EI से डिनोट करते हैं। ये हम OI's को यूज करते हुए EI's जनरेट करेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को यूज करते हुए हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो कि प्रीवियस स्टेप से हमें फाइंड आउट होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा इनटू R-1 मल्टीप्लाइड बाय C-1। R से मुराद नंबर ऑफ रोज
हमारे डाटा सेट में कितनी रोज हैं उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और हमारे डाटा सेट में कितने कॉलम्स हैं उनको हम सी से डिनोट करेंगे। इसको फर्दर हम एग्जांपल की मदद से चेक करेंगे कि ये आर हम क्या लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि हमने रिजेक्ट एच नॉट करना है या डोंट रिजेक्ट एच नॉट करना है। अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाती है तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, अदरवाइज डोंट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी एग्जांपल है, nowadays we are hearing that if you have gray colored hairs then you may have strong chances of heart disease। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस है कि अगर आपके बाल या हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होंगे, पर्सन्स होंगे, उनके बाल ग्रे होंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हार्ट के पेशेंट्स होंगे, हार्ट डिजीज होगी उनको। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने चेक करना है कि ग्रे कलर का हार्ट डिजीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या हार्ट डिजीज का ग्रे कलर के साथ क्या रिलेशन है। तो इस सिचुएशन में हमने फाइंड, जो आगे स्टेटमेंट है, इन दिस स्टडी a sample of 640 persons having different hair colors are used, and after 12 months they were asked whether they are suffering from heart disease or not, and then tried to find out the connection between hair colors and heart disease। ठीक है, रिसर्चर ने एक सैंपल लिया 640 स्टूडेंट्स पर्सन्स का। ठीक है, और 12 महीनों के बाद आफ्टर 12 मंथ्स उसने उन 12 पेशेंट से पूछा, और उन 640 स्टूडेंट पेशेंट से पूछा कि आपको हार्ट डिजीज है या नहीं है, और साथ ही उनके हेयर कलर को भी नोट किया। तो उसने ये फाइंड किया कि उन 640 में से ऐसे लोग जिनका हेयर कलर ग्रे था, उनमें से 244 ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज हो गई, जिनको दिल का मसला हो गया। वो लोग 244 थे। ठीक है, और ऐसे लोग जिनका हेयर कलर ग्रे था लेकिन उनको हार्ट डिजीज नहीं हुआ, वो हमारे पास 76 हैं। ठीक है, इसके बाद जिन इंडिविजुअल्स का कलर हेयर कलर ग्रे नहीं था और उनको हार्ट डिजीज हो गया, वो 194 थे, और ऐसे लोग जिनका हेयर कलर ग्रे नहीं था और उनको हार्ट डिजीज भी नहीं हुई, वो 126 थे। ये हमारे पास डाटा है। हमने इनका टोटल इस रो का टोटल ले लेना है और नीचे वाली रो का भी टोटल ले लेना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमने इस कॉलम का टोटल लेना है और इस कॉलम का टोटल लेना है। ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस है
देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हार्ट डिजीज एंड हेयर कलर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हार्ट डिजीज एंड हेयर कलर। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, इसलिए हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 यूज करना है। इसके बाद है टेस्ट स्टेटिस्टिक का, इसके टेस्ट हम यूज कर रहे हैं सम ऑफ ओ आईज माइनस ई आईज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आईज। ठीक है, इसके बाद हमने अब जो मेन काम है इस क्वेश्चन का, एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू 244 की, एक्सपेक्टेड वैल्यू 244 की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू जिस रो में मौजूद है उस रो का टोटल 438 मल्टीप्लाइड बाय जिस कॉलम में मौजूद है 320 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 640। तो क्या होगा, ग्रे यस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 438 मल्टीप्लाइड बाय 320 डिवाइडेड बाय 640। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 219। इसी तरह से हमने जब फाइंड करनी है नॉट ग्रे के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो क्या होगी, 194 जिस रो में मौजूद है उस रो का टोटल 438 और ये वैल्यू जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम का टोटल 320। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 438 मल्टीप्लाइड बाय 320 और डिवाइड करेंगे 640 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 194 के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो है 219। ठीक है, क्लियर हो गया। सर 240 रिपीट कर दे एक बार। दोबारा से देख लें, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 244। 244 है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 244 जिस रो में मौजूद है उसका टोटल यानी कि 438 और जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम का टोटल 320। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 438 मल्टीप्लाइड बाय 320 और उसको डिवाइड कर देंगे 640 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 219। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू 194 की, 194 के करस्पॉन्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 438 मल्टीप्लाइड बाय 320 डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू 219। क्लियर हुआ। अगर अभी भी किसी को जी प्रॉब्लम सर। है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो दोबारा से ही देख लो। अब हमने चेक करना है ग्रे नो के लिए 76 के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएंगी, तो वो है 202 202
multiplied by 320 divided by 640. 202 multiplied by 320 divided by 640, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 101। इसी तरह से 26 के लिए जब हम करेंगे 126 की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगा 202 मल्टीप्लाइड बाय 320 डिवाइडेड बाय 640, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 101। ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। हमारे पास ओ आईज भी फाइंड है, ओ आईज भी गिवन है और ई आईज फाइंड कर लिया हमने। अब हमने इस फार्मूला की मदद से काई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ओ आईज माइनस ई आईज। 244 माइनस 219, इसको हम एक कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। 244, 76, 194 और 216। हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है 244, 76, 194 और 126। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं 219, 101, 219 और 101। ये हमारे पास ओ आईज हैं, ये हमारे पास ई आईज हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो हमारे पास आएगा 244 माइनस 219, तो आंसर है 25। 76 माइनस 101, तो इसका आंसर आएगा -25। 194 माइनस 219, तो इसका भी आंसर है -25। 26 माइनस 101, तो इसका आंसर आया 25। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज का स्क्वायर हमें चाहिए। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 आएगा, फिर 625, 625, लास्ट में भी 625। ये बाई चांस सेम वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, लेकिन बाई चांस ये सेम आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ओ आईज माइनस ई आईज का जो स्क्वायर है उसको डिवाइड करना है ई आईज के साथ। 625 डिवाइडेड बाय 219, 625 डिवाइडेड बाय 219, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.854। 2.854। इसी तरह से 625 डिवाइडेड बाय 101, तो हमारे पास आंसर आएगा 6.188। इसके बाद 625 डिवाइडेड बाय 219, 2.854। 625 डिवाइडेड बाय 101 इज इक्वल टू 6.188। अब हमने क्या करना है, इन चारों वैल्यूज का सम कर लेना है। तो हमारे पास आया 18.084। ये जो 18.084 है ये हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमारे पास आया 18.084। इसके बाद है क्रिटिका रीजन में है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा इनटू r-1 मल्टीप्लाइड बाय c-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है, हमारे पास का स्क्वायर कैलकुलेटेड है 18.084 का स्क्वायर। अल्फा हमारे पास है 0.05। हमारे पास टोटल 2 रोज हैं। There are 2 rows in our question, one with yes and other with no. इसी तरह से हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ग्रे कलर एंड नॉट ग्रे कलर के नेम के साथ 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने काई स्क्वायर का टेबल चेक करना है कि जिसमें अल्फा हमारे पास 0.05 हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो। ठीक है, हमारे पास अल्फा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 3.841 का स्क्वायर अल्फा 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे जो वैल्यू है वो है 3.841। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 3.841। इसके बाद हमने चेक करना है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है या कि नॉट सेटिस्फाइड है। तो 18.084 ग्रेटर देन है 3.841 के साथ। इट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू की ये सेटिस्फाइड है। तो इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसके आगे भी आप लिख सकते हो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ग्रे कलर्ड हेयर्स एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन कर सकते हो। सर लेक्चर स्टार्ट जहाँ से हुआ था वहां से एक दफा दिखा दें, थोड़ी लेट हो गई थी। लेक्चर स्टार्ट पे जस्ट इसका ओवरव्यू दिया है कि हमने काइस के टेस्ट में क्या करना है। हमारे पास हाइपोथेसिस होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, क्रिटिकल रीजन होगा, और एंड पे रिजल्ट होगा। ठीक है, सर अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। क्लियर है पेपर सब? में ये टेबल हम साथ लेके जा सकते हैं? पेपर में यहाँ तो मैं आपको पेपर से पहले बता दूंगा कि आपने टेबल लेकर आना है कि नहीं आना। हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही टेबल की वैल्यू बता दूं कि आपने टेबल वैल्यू ये यूज़ करनी है, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको टेबल अलाउ कर दूं। ठीक है, ये पेपर जब नज़दीक आएगा तो उस वक्त ये बताया जाएगा कि टेबल आपने लेकर आना है या नहीं आना। ठीक है, अभी के लिए आप टेबल को देखते हुए प्रैक्टिस करो।
अगर आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी तो फिर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको टेबल्स लाने की इजाज़त हुई तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आपकी प्रैक्टिस है कि आपको पता है कि टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कैसे चेक करनी है।